तो एबीसी कॉस्टिंग का अकाउंटिंग A2 अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, और A2 अकाउंटिंग में हमारा एबीसी कॉस्टिंग का टॉपिक है। तो जी लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विच यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली होती क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरह ओवरहेड को प्रोडक्शन में चार्ज कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ने को हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली गिव्स यू मोर एक्यूरेट कॉस्ट when you charge overheads into production. It is a method to absorb overheads into production. What we were doing before in the past, हम लेबर आवर्स या मशीन आवर्स यूज करते थे ओवरहेड को चार्ज करने के लिए प्रोडक्शन by using machine hours or by using labor hours. But with the passage of time and because of less use of labor, क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ऑटोमेशन की तरफ जाना शुरू हो गया, तो labor hours was not a suitable base to charge overheads into production. So then this new, technique has arrived, which is known as activity-based costing. Okay, cost will be charged to the cost unit according to the activities consumed by using cost drivers. यानी जो एक्टिविटी कंज्यूम हो रही है कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू, उसके थ्रू हम कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन why ABC is often considered a better costing method than absorption costing. Because ABC gives you more realistic, more accurate cost, and ABC charge cost to the cost unit through activities by using cost drivers. आगे देखते हैं। The company manufactures two products. The following information is available for them. क्या है ABC gives more realistic? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, समझ नहीं आई, वो डिस्टॉर्शन थी। कैन यू कम अगेन? ABC gives you more realistic, इससे आगे क्या है? ABC gives you more realistic and accurate cost. अच्छा, द कंपनी, मेरी बुक में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो वहां से। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर। डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है, प्रोडक्शन प्रोडक्ट ए की 1500 यूनिट्स है, दूसरे की 4500 यूनिट्स है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 3 किलोज एट 7.2, 5 किलोज एट 4.8। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 2 आवर्स एट 10.5, 3 आवर्स एट 10.5। प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए, ओवरहेड दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, मशीन सर्विसिंग दी हुई है आपको, और ऑर्डर प्रोसेसिंग दी हुई है, क्वालिटी इंस्पेक्शन दी हुई है। यानी ओवरहेड कॉस्ट के उसने 3 हिस्से कर लिए, मशीन सर्विसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग और क्वालिटी इंस्पेक्शन। और कहते हैं इस कॉस्ट को आपने मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट को कैसे दोनों प्रोडक्ट में एलोकेट करना है। 3 machines आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए एंड 8 टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बी। तो इसकी रेशियो बनेगी 3:8। और 3:8 क्या होगा? 3/11 और 8/11 के हिसाब से हम मशीन सर्विसिंग कॉस्ट को प्रोडक्ट ए और बी में इस पर्टिकुलर ओवरहेड को चार्ज कर देंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग 27 ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं प्रोडक्ट ए में और 93 हो रहे हैं प्रोडक्ट बी। दोनों को आप क्या कर देंगे? ऐड करके 110 हो जाएंगे। 27/110 into 6400 और 93/110 into 6400 ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कैसे चार्ज की जाएगी। क्वालिटी इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट ए सब्जेक्ट टू 34 एंड प्रोडक्ट बी टू 126। रेंट कॉस्ट को कहता है 48,000 अ ईयर है एंड इज अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरिंग। 30% प्रोडक्ट ए में कॉस्ट जाएगी और 70% प्रोडक्ट बी में जाएगी। The business applies a markup of 50% on total cost when calculating selling price. क्या कहता है? Calculate the selling price of 1 unit for each product. एक बात जो मैंने आपको बतानी थी और जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि आपने हमेशा एबीसी कॉस्टिंग में जो कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, हमेशा पर यूनिट निकालनी है, और पर यूनिट से फिर आपने टोटल में जाना। क्यों सर? इसलिए कि ज्यादातर क्वेश्चन में उसने पर यूनिट कॉस्ट ही पूछी होगी, तो हम बाद में उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर सकते हैं आसानी के साथ। टोटल में आप जाएंगे तो उसका नुकसान ये है कि अमाउंट बहुत बड़ी बड़ी लिखनी पड़ेगी आपको। दूसरा, अगर वो पर यूनिट पूछा तो आपको बाद में डिवाइड करना पड़ेगा एक बार। और दूसरी बात है कि उस सूरत में आपके पास अलग अलग पर यूनिट कॉस्ट अवेलेबल नहीं होगी। मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, वो तो नहीं होंगे ना, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। दैट विल नॉट हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब अगला सवाल ये कि सर आप ये सवाल क्यों करा रहे हैं, तो देखते हैं। ये सवाल कब आया है? मैंने अभी कल बच्चों को पेपर दिया है सॉल्व करने के लिए, आपके पास शायद नहीं है सर, है आपके पास, लेकिन ये वाला शायद नहीं, स्पेसिफिक नहीं है। अक्टूबर नवंबर 22-25
ये भी होगा आपके पास, बड़ा होगा। ये मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए, तो उसी में क्वेश्चन था एबीसी कॉस्टिंग का, तो मैंने कहा कि मैं इसको सॉल्व आपके लिए करवाता हूँ। तो अक्टूबर नवंबर 22-32 का है, और मुझे चले बाद में बात करूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए प्रॉब्लम होगी इसमें। पेपर मुझे मिल गए हैं फरवरी मार्च के, तो इंशाल्लाह मंडे तक आपको मैं एग्जैक्ट सवाल बता दूंगा AS A2 के पेपर में कौन से आएंगे, और वही आएंगे, डोंट वरी अबाउट। वो मैंने पेपर देख सर, लिया। और फरवरी मार्च के पेपर सेंड भी कर दें? हाँ जी, वो मैं सेंड भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। उसके सवाल मैंने करवाने भी हैं आपको, मंडे को भी उसके सवाल कराऊंगा, एबीसी कॉस्ट उसमें आया वाला है, तो वो करवाऊंगा। अच्छा जी, तो कहते हैं जी कि कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सवाल अपना सॉल्व करना। सबसे पहले आपका इधर आ जाएगा जी प्रोडक्ट ए, और इधर हम लिख लेंगे जी प्रोडक्ट बी। इधर आपके आ जाएंगे जी यूनिट्स ऊपर, जिसकी जरूरत तो नहीं है सवाल में, लेकिन हम लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यूनिट्स दोनों में कितने कितने हैं? प्रोडक्ट ए के 1500 है, प्रोडक्ट बी के 4500। प्रोडक्ट ए के यूनिट्स जो है वो 1500 है, और प्रोडक्ट बी के जो है वो 4500। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट निकालते हैं सबसे पहले हमारी बेटा क्या आती है? डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटीरियल देखते हैं प्रोडक्ट ए का कितना है बेटा, 3 किलो एट द रेट ऑफ 7.2। 3 इंटू 7.2 बताएं कितना आता है? 3 मल्टीप्लाई में 7.2, 21.6 आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट। किसका? प्रोडक्ट ए का। आगे देखते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर प्रोडक्ट ए की अगर आप देखें तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आपकी आती है 2 आवर्स एट 10.5। तो 2 इंटू 10.5 कितना आ जाएगा? 21 आपकी आ जाएगी डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्रोडक्ट ए की। मैंने रिकॉर्ड कर। अब करते हैं प्रोडक्ट बी के बारे में बात। प्रोडक्ट बी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट बी की जो मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट की बात हो रहा है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट वो है 5 एट द रेट ऑफ 4.8। 5 किलो एट द रेट ऑफ 4.8 कितनी आती है? 24 24। जी। और मटेरियल बी की लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 10.5, या 3 इंटू 10.5, 31.5 आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी आती है जी ओवरहेड कॉस्ट। अगर तो ओवरहेड कॉस्ट उसने एक ही दी होती तो हम उसको आसानी के साथ पर यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ओवरहेड कॉस्ट अलग अलग दी हुई है। जैसे मशीन सर्विसिंग अलग है, ऑर्डर प्रोसेसिंग अलग है, क्वालिटी इंस्पेक्शन अलग है, और रेंट भी अलग है। रेंट भी आप ओवरहेड कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं। देखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं अलग अलग करके तीनों को। मशीन सर्विसिंग है, उसके बाद क्या है जी? ऑर्डर प्रोसेसिंग है, और उसके बाद है जी क्वालिटी इंस्पेक्शन है। ये कॉस्ट पूल्स हैं, और ये कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू इन पर कॉस्ट चार्ज की जाती है। ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर्स, ये कॉस्ट पूल्स हैं। आखिर में क्या आ जाएगी आपकी? रेंट। मशीन सर्विसिंग को देखते हैं। स्कूल और ड्राइवर में फर्क क्या होता है? देखो, ये मशीन सर्विसिंग कॉस्ट है, जिस कॉस्ट को, ये कॉस्ट पूल है जिसको आपने चार्ज करना है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में। अब जो कॉस्ट ड्राइवर है वो इसमें कौन से हैं? कॉस्ट ड्राइवर वो कहता है कि मशीन कितनी कितनी, नंबर ऑफ मशीन्स, वो कॉस्ट ड्राइवर। प्रोडक्ट ए में कितनी मशीन काम कर रही है, प्रोडक्ट बी में कितनी मशीन काम कर रही है, वो कॉस्ट ड्राइवर्स है, क्योंकि वो ड्राइव करते हैं कॉस्ट को टूवर्ड्स प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अच्छा, अब अगली बात हम करते हैं। ये 13,700 है, आपको पता चल गया। अब इस 13,700 को मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, मिटाता भी जाऊंगा, या बल्कि चले कर लेते हैं, दिखा देता हूँ। 13,700 को यहाँ पे करता हूँ मैं। ये हमारा है जी मशीन सर्विस है। तो 13,700 को मैं ए और बी में बेटा कैसे चार्ज कर रहा हूँ? 13,700, और रेशो क्या इसकी बन रही बेटा? 3:8। 3/11 और 8/11। तो 13,700 का निकालें 3/11 कितना आता है? 3736। और मशीन सर्विस 13,700, 13,700 का निकालें 8/11।
99 हाँ 9964 हाँ 64 कर दें, बिल्कुल 9964 कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली जस्ट हो, ये हमने कर दिया। अब बच्चों ने कहा सर कॉस्ट एलोकेट हो गई, हमने कॉस्ट अपोर्शन कर दी, हमने ये और तीनों मशीन सर्विस की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारा काम हो गया। गलत, हम निकाल रहे हैं मशीन सर्विसिंग की पर यूनिट कॉस्ट। ये मशीन सर्विसिंग की प्रोडक्ट ए को जो कॉस्ट चार्ज होनी है टोटल में बताएं। अब 3736 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1500 से, जो आंसर आएगा वो पर यूनिट आपने यहाँ, ये आता है 2.5। सर लेकिन क्वेश्चन की एक्यूरेसी खराब नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स में जा रहा आंसर। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई खराब नहीं होगी, कोई इशू नहीं। उसके बाद आगे कहता है जी 9964 को भी आप डिवाइड करेंगे मशीन बी की यूनिट्स के साथ, वो कितने हैं 4500, उससे डिवाइड कर देंगे तो इसकी पर यूनिट आ जाएगी 2.21। अगर आप पॉइंट्स में राउंड ज्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उससे कोई इतनी बॉदरेशन नहीं है, वो मैथ्स में होता है, स्टैटिस्टिक्स में होता है। आप पॉइंट्स के बाद हम कहते हैं कि आपका आंसर 100% एक्यूरेट होना चाहिए, काउंटिंग में इतना, इसमें इतना काउंट फॉर नहीं करता, इससे इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। दूसरा आपका आ जाएगा जी ऑर्डर प्रोसेस। ऑर्डर प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो वो आपको दी हुई है 66,400 और 27 और 93 ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स 27 ए के हैं और 93 बी के हैं। तो 27 और 93 को अगर आप ऐड करते हैं ना तो ये आपके बनते हैं 120। तो 27 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 6,400, ये आपका आ जाएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग ए का 1440 और फिर 93 divided by 120 into 6,400, 4960। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए 27 और 93 दोनों को ऐड किया 120 आ गया, 27 ओवर 120 इंटू 6400 प्रोडक्ट ए की आ गई, 93 ओवर 120 इंटू 6400 प्रोडक्ट बी की आ गई। इसका खत्म हो गया नहीं, 1440 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1500 से, तो आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आएगी 0.96। इसी तरह 4960 को डिवाइड करेंगे 4500 से 1.1। अगर आगे पॉइंट है तो बताना है मुझे, हाँ तो लिख थोड़ा आगे कर दे, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं जी, फिर आपका आता है जी क्वालिटी इंस्पेक्शन। इसका ये, हाँ ठीक है, खैर है, और तो नीचे था, ये भी लिख देता हूँ जी। क्वालिटी इंस्पेक्शन देखते हैं हम कि वो किस हिसाब से एलोकेट होनी है। वो होनी है 11,200 126 क्वालिटी इंस्पेक्शन ए की हैं और 34 क्वालिटी इंस्पेक्शन ए की हैं और 126 बी की हैं। इनको आपस में ऐड करेंगे तो 160 आएगा। 34 ओवर 160 इंटू 11,200, 34 ओवर 160 इंटू 11,200 2380 और फिर 126 डिवाइड बाय 160 इंटू 11,000 820 126 divided by 160 into 11,200 क्या हो गया जी। अब 2380 को डिवाइड करेंगे 1500 से तो क्वालिटी इंस्पेक्शन की पर यूनिट आनी है 1.587। इसी तरह 8820 को डिवाइड करेंगे 4500 से तो उसकी आनी है पर यूनिट 1.96। अब बात कर लेते हैं रेंट की। रेंट में कहता है जी वो कि रेंट हमें दिया हुआ है 48,000 का, और उसने रेंट का कहा है कि 30% जो है वो आप चार्ज करेंगे, 30% है, 30% प्रोडक्ट ए में और 70% प्रोडक्ट बी। तो रेंट का 30% निकालें, कितना आता है 48,000 का 30%, 14,400 और 48,000 का 70% कितना आ जाएगा जी 33,600। आप 14,000 3360 डिवाइड करेंगे 1500 से तो रेंट की कॉस्ट आएगी ओवरहेड की पर यूनिट 9.6। इसी तरह 33,600 को डिवाइड करेंगे 4500 से तो रेंट की आएगी पर यूनिट 7.47। अब वो कहता है कि आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं दोनों की,
लेकिन इससे पहले कि मैं टोटल कॉस्ट बताऊं, वो कहता है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की टोटल ओवरहेड कॉस्ट भी बताएं। कहानी मैं कह रहा हूं, क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट ए। कितनी आती है जी, अपोर्शन के बाद टोटल ओवरहेड कॉस्ट अपोर्शन टू प्रोडक्ट ए, चार्ज टू प्रोडक्ट 56 जी 573 तो ये भी वो क्वेश्चन में पूछ सकता है, टोटल ओवरहेड जो प्रोडक्ट ए को चार्ज हो रहे हैं वो बताएं, टोटल ओवरहेड जो प्रोडक्ट बी को चार्ज हो रहे हैं वो बताएं, तो आपको टोटल में भी निकालना पड़ सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जी, आपके पास आ जाएगी यहाँ पे टोटल कॉस्ट जी, कितनी आती है जी प्रोडक्ट ए की 57,247, इसकी निकाल लेंगे हम। टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल ली। अब हमने इसमें ऐड क्या करना है बेटा, प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट क्यों लिखता हूँ, मैं इसमें मार्कअप भी लिख सकता हूँ, लेकिन बेटा मार्कअप की जगह मार्जिन भी तो हो सकता है। बेहतर नहीं है कि आप प्रॉफिट ही लिखिए, ताकि आपको मार्कअप मार्जिन वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि चेंज करना पड़ सकता है ना, मार्कअप को मार्जिन में, मार्जिन को मार्कअप में। फिलहाल तो यहाँ मार्कअप है 50% ऑन टोटल कॉस्ट व्हेन कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस। 50% इसका निकाल लें, कितना आ जाएगा जी, चलिए। और इसी तरह इसका निकाल लें 68.246 का हाफ, इसको हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस व्हिच यू आर सपोज टू चार्ज टू द कस्टमर व्हेन ओवरहेड्स आर चार्ज अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। ये हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली 85.871 और 102.37। अब देखते हैं इसको हम आगे जी, इसमें कोई मसला है तो बताएं, एनी प्रॉब्लम, वरना आगे चलता हूँ। यही करना है आपने हर सवाल में, एबीसी कॉस्टिंग के हर सवाल में आपको ये पॉइंट ये मिलेगा करने के लिए, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरी टाइम। आगे कहता है जी 12 नंबर का था ये, कहते हैं जी एडिशन इन्फॉर्मेशन में द कंपनी सेलिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट बी इज $3 हायर देन दैट ऑफ ए कंपेटिटर। कहते हैं कंपनी की प्रोडक्ट बी की जो प्राइस है ना, वो $3 ज्यादा आ रही है कंपेटिटर से। द डायरेक्टर आर वरीड दैट बिकॉज ऑफ दिस द कंपनी विल स्टार्ट टू लूज सेल्स। डेफिनेटली जो आपके कस्टमर हैं दे विल कन्वर्ट, दे विल गो टू परचेज फ्रॉम द कंपेटिटर। तो कहते हैं कि हम परेशान है कि हम सेल्स हमारी फ्यूचर में कम हो सकती है। दे आर कंसिडरिंग डबलिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी की प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं। पहले प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कितनी थी अगर आप देखें तो, प्रोडक्ट बी की 4500, अब कितनी हो जाएगी 9000। तो 9000 जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, दे आर कंसिडरिंग which while maintaining the same percentage of markup, यानी markup 50%, they believe that because of the increase in production they would be able to negotiate a purchase price to for direct materials of 4.4 per kilo। तो आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर किलो है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर किलो थी कितनी, पहले 7.2 थी, 3 किलो ही लग रही, लेकिन वो आप 7.2 कह रहा हूँ 4.8 थी, बी की बात हो रही है ना, 4.8 थी, 4.4 हो जाएगी, 5 into 4.4 हो जाएगी। उसके बाद देयर वुड बी एन इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर लेबर एंड देयरफॉर द रेट ऑफ पे वुड इंक्रीज टू 11.5 पर आवर फॉर ऑल फैक्ट्री वर्कर्स। फॉर ऑल फैक्ट्री वर्कर्स के लिए 11.5 हो गया, यानी प्रोडक्ट ए के लिए भी 11.5 हो गया और प्रोडक्ट बी के लिए भी 11.5 हो गया, which was 10.5 earlier in the past, बढ़ गया $1। The increase in production would cause the falling production overheads for product B to become, मशीन सर्विसिंग अब उसके कितने हो जाएंगे, प्रोडक्ट बी के 27,900 हो जाएंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग 8100 हो जाएंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन 16560 हो जाएगी, टोटल 52560 हो जाएगा ओवरहेड्स की बात। रेंट एंड इट्स अपोर्शनमेंट वुड बी अनचेंज्ड, रेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, वो उतने का उतना ही
उसको चार्ज किया जाएगा अमाउंट में भी और अपोर्शनमेंट के अंदर भी, वो 30-70% ही चार्ज होगा, अमाउंट भी वही रहे। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी व्हिच वुड बी चार्ज इफ इट्स प्रोडक्शन वाज डबल इन दिस वे। तो वो पर यूनिट मांग रहा है, प्रोडक्ट बी की प्राइस क्या होगी अगर हम उसकी प्रोडक्शन को डबल कर दें। प्रोडक्शन अब हमारी 9000 हो जाएगी प्रोडक्ट बी की। अब देखते हैं कि हम उसकी प्राइस अब कितनी चार्ज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, तो ब्लैक मटेरियल हमारा कितना आएगा प्रोडक्ट बी की अगर हम बात करें 4.4 पर किलो है। किलोस कितने लग रहे थे 5 इंटू 4.4 आपका मटेरियल आ जाएगा कितना 22। डायरेक्ट लेबर को देख लेते हैं, डायरेक्ट लेबर आपका कितना हो जाएगा, वो 11.5 अब होगा तो 3 इंटू 11.5 तो वो हो जाएगा 34.5। अब बात कर लेते हैं ओवरहेड्स की। बेटा अब आपको ओवरहेड्स अलग अलग निकालने की लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंबाइन भी कर सकते हैं दो सेट। बेटा अपोर्शनमेंट थोड़ी करनी है आपने, उसी के ओवरहेड दिए हैं उसी के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। नहीं हमें बताया हुआ है कि कितने मशीन सर्विसिंग कितनी मशीन चल रही है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही नहीं है, तो आप यूनिट के हिसाब से ही इसको चार्ज करें, यूनिट्स पर ही चार्ज करें। टोटल ओवरहेड कितने हैं आपके 52560, इसको आप सिंपली डिवाइड कर देंगे किससे 52560 को डिवाइड कर देंगे 9000 से, तो आपके ओवरहेड पर यूनिट जो है वो आ जाएगी। बारी बारी भी कर सकते हैं, मशीन सर्विसिंग को कर दें पहले 9000 से, फिर दूसरे को कर दें 9000 से, फिर तीसरे को कर दें 5.84 आपकी आ जाएगी ये। फिर आपका रेंट आ जाएगा, रेंट कॉस्ट भी कैसे चार्ज होगी आपकी, रेंट आपका डिस्ट्रीब्यूट जब आपने किया था तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी आती थी 33,600, जो उस पे हिस्से में आई है वो भी उतनी है। डिवाइड कैसे करेंगे आप 9000 से, तो उसकी पर यूनिट आएगी ना 3.73 आपकी आ गई। एक बच्चे ने मुझे सवाल किया सर ये तो आपने नई चीज बता दी है, समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों, कहते सर आपने इसके अंदर पहले वाले पार्ट के अंदर आपने हर एक को अलग अलग करके उसकी अपोर्शनमेंट की थी, यहाँ कुछ किया ही नहीं आपने। भाई यहाँ पर वो सिर्फ प्रोडक्ट बी की बात कर रहा है, प्रोडक्ट बी को किसके साथ अपोर्शन करो, जो कॉस्ट दी हुई सारी प्रोडक्ट बी की है तो उसको यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो पर यूनिट हो जाएगी, अपोर्शनमेंट तो करनी ही नहीं है। इसी तरह जो रेंट उसकी आ रही है वो 33,600 डिवाइड कर दूंगा यूनिट से, अपोर्शनमेंट हो चुकी हुई है, करके दी हुई यार। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 66.07 इज योर टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट इसमें हम ऐड कर देते हैं, वो कितना आ जाएगा 035, वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगी, जो अब आप चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से चार्ज करना चाह रहे हैं जी 105 99.105 is going to be your selling price। अच्छा देखिए जरा आप यहाँ अगर आप देखिए तो आपकी प्रोडक्ट बी की जो सेलिंग प्राइस थी ना, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट बी की जो सेलिंग प्राइस थी पहले वो कितनी थी, वो अगर आप गौर करें सवाल के अंदर तो आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट बी की जो सेलिंग प्राइस थी वो 102.37 थी पहले। मुझे बताएं $3 कम हुई कि नहीं हुई, हुई। $3 से थोड़ा ज्यादा कम हो गया क्योंकि 99.1 है ना, वो 102.37 है, तो $3 का मसला आ रहा था ना हमारा, क्योंकि हम ज्यादा चार्ज कर रहे थे कंपेटिटर से। तो वो तो हमें एक तो हमने टारगेट अपना अचीव कर लिया कि हमारे $3 जो है वो कम हो गई है प्राइस। आगे वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी एडवाइज अ डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड डबल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि आप प्रोडक्शन जो है वो डबल करेंगे या नहीं करेंगे या क्या इस पे करेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप प्रोडक्शन आप डबल करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है ना बेटा प्रोडक्ट ए की वो भी बढ़ जाएगी। तो उसने क्या है ना लेबर ओवरऑल फैक्ट्री वर्क की 11.5 हो जाएगी, तो लेबर कॉस्ट इसकी भी $1 से बढ़ जाएगी। $1 से जब लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूँ, तो कितनी कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर जाएगी अगर हम देखें 1 इंटू 2 इंटू 1500 3000 से आपकी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाएगी। अगर हम पर यूनिट की बात करें तो वो 2 से बढ़ जाएगी, $2 से आपकी लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट ए की इंक्रीज कर जाएगी। $1 से बढ़ रही है ना 11.5 है ना,
1 into 2 होगा तो सेलिंग प्राइस आपकी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी 2 से। नहीं, हाँ तो सेलिंग प्राइस 2, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्कअप 1 से बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस 1 से इंक्रीज करेगी, $1 से। नहीं, कॉस्ट 2 से बढ़ गई, प्रॉफिट बनाएंगे तो 1 और बढ़ गया, सेलिंग प्राइस 3 से बढ़ गई, $3 से। जी, सेलिंग प्राइस $3 से आपकी इंक्रीज कर जाएगी प्रोडक्ट ए की, तो नुकसान हो गया, प्रोडक्ट बी की 3 कम हो गई है लेकिन ए की 3 से बढ़ गई। दूसरी बात ये कि डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू प्रोवाइड द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट व्हिच यू वर डूइंग बिफोर? क्योंकि सप्लायर जो आपने कहा है वो सस्ता हो गया ना, मटेरियल सस्ता ले रहे हैं आपको, हो सकता है मटेरियल क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, बल्क बाइंग की वजह से तो मिल रहा है लेकिन डिपेंड करता है। तो डू यू थिंक दैट द सप्लायर विल बी अवेलेबल टू प्रोवाइड दैट मटेरियल टू यू? अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल सप्लायर है, क्या वो कंटिन्यूस सप्लाई आपको दे सकते हैं टू प्रोड्यूस दीज 9000 यूनिट्स? सेकेंडली, क्या आपके पास लेबर स्किल्ड है अवेलेबल? क्या लेबर स्किल्ड है कि डबल नंबर आप यूनिट्स बना सके? और आपको लेबर रेट बढ़ तो रहा है थोड़ा सा, लेकिन लेबर की अवेलेबिलिटी भी तो आना जरूरी है ना। ओवर टाइम तो आप पे नहीं कर रहे, उसको स्किल्ड लेबर आपको हो ही ना जो प्रोडक्ट बनाना सके। बस इसी को मंजर करते हुए आपने बेसिकली इसका आंसर जो है वो देना होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए जो कि एबीसी कॉस्टिंग का आया हुआ था। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर एबीसी कॉस्टिंग के, जो आप घर में करेंगे, लेकिन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन विद यू, और वो है आपका इंसर्ट 33 का। ये वही पेपर है जो मैंने आपको अभी दिए, मैंने अभी सॉल्व करने के लिए पेपर दिए, अक्टूबर नवंबर 22 का दिया था इसी वीक के अंदर, और अक्टूबर नवंबर 22-32 का दिया था, 22-33 का दिया था। 22-33 का आपके पास नहीं है तो मेरे पास पड़ा है 33 का भी। हाँ, देख लेना बस। देखते हैं जी इसमें हम कि हम इसमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, वही एबीसी कॉस्टिंग का, क्योंकि उसमें है एबीसी कॉस्टिंग का सवाल, इसलिए मैं इसको आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। और क्योंकि वो आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, सॉरी, तो वी विल जस्ट डिस्कस इट। तो देखें जी, कहते हैं जी कि एलटी लिमिटेड is a manufacturing business which uses activity based costing. Each month it manufactures and sells 2000 units of product A and 3000 units of product B. अब मंडे को भी मैं सवाल कराऊंगा, जो सवाल फरवरी मार्च में आया ना, अभी रिसेंट अभी पेपर हुआ है महीना पहले, वो सवाल एबीसी कॉस्टिंग का मैं आपको इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा मंडे वाले दिन, और उसके बाद फिर देखेंगे हमने क्या करना है। एलटी LT Limited is a manufacturing business which uses activity-based costing. Each month it manufactures and sells 2000 units of product A and 3000 units of product B. Per unit information दी हुई है, selling price भी है, material भी है, labor भी है, total overheads for the month, production overheads, machine setup है और quality inspection। उसने बता दिया है बेटा कि मशीन सेटअप्स की कॉस्ट को आप दोनों कैसे लोकेट करेंगे, ये दी हुई रेशियो 300 और 400 के हिसाब से। उसने दे दी आपको रेशियो कि आप प्रोडक्ट मशीन सेटअप की कॉस्ट को 21,000 को कैसे करेंगे बेटा, 3/7 और 4/7 या प्लस करके कर दें। लेकिन 21,000 इंटू 3/7 के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे आप 2000 से, तो पर यूनिट निकलेगा। याद रखिएगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन भी इस तरह होगा, 150 है, 50 और 150 इंटू 15,000, 100 और 150 इंटू 15,000। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करना है आपने? However, the director were unable to agree on how to apportion the admin and distribution cost. Agree नहीं हो सकी। कहता क्या है? State the term to use to describe the factor which causes a change in the cost of an activity. इसे कहते हैं cost driver. Cost driver वो एक activity को change करती है। Cost driver वो term है जो कि activity में change लेके आती है। Complete the table in the question paper to calculate the total profit made in the month by each of product A and product B. Apportion the admin and distribution cost on the basis of number of units sold. तो number of units sold हमारे कितने हैं बेटा, 2000 और 3000, तो रेशियो क्या बनी, 2/5, 3/5। एक बच्चे ने कर दिया सवाल, एक बच्चे ने करके 2/3 से सवाल करके आ गया, 2/5 टोटल करके 2/5 और 3/5 से करेंगे एडमिन को और डिस्ट्रीब्यूशन बस। और फिर कहता है जी कैलकुलेट द total profit made by each of product A and product B if the admin and distribution cost दोबारा are apportioned on the basis of sales value. Start your calculation with your answer from B. ये पॉइंट है कि जो B में आंसर निकला था ना आपका बेटा, जो निकलेगा प्रॉफिट का आंसर,
उसके अंदर जो एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पुराने वाली है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो नए वाली निकलेगी सेल्स वैल्यू के हिसाब से वो ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली करेक्ट। नहीं समझ आई बेटा? प्रॉफिट में निकालते वक्त आपने सेलिंग और एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस की हुई है, किस हिसाब से, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के हिसाब से। तो उस हिसाब की जो कॉस्ट माइनस की वो ऐड बैक कर देंगे वापस, और जो सेल्स वैल्यू के हिसाब से दोबारा पोर्शन करेंगे वो माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली नए डाटा के हिसाब से आ जाएगा। सर सेल्स वैल्यू के हिसाब से कैसे करेंगे वो बता देता हूँ आपको। एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे कितने हैं बेटा, 28755, यही है ना। नंबर ऑफ यूनिट का बता दिया 2/5 और 3/5 से। अब अगर दूसरा दिया हो आपको तो हम उसको कैसे करेंगे, 2000 इंटू 54 क्या आता है, 2000 इंटू 54 1,10,000 जी, 1,08,000, और फिर 3000 इंटू 35 1,05,000। इसके दरमियान जो रेशो बनेगी ना, आप उस रेशो के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करना है। 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 108 और 105 बन जाएगी। हाँ, ये आपका 3 3 9, ठीक है ना, और फिर 1 वहां जाएगा तो 336 बनेगी रेशो, और ये भी 3 3 9, ये बन रही है 35, ये रेशो बन रही है। इसको ऐड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 71, 36 और 71 इंटू 64755 ए की आ जाएगी, और 35 और 71 इंटू 64755 बी की आ जाएगी। किस केस में, जब आपने प्रॉफिट को चेंज करना है उस केस में। आया कहां से, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो कह रहे हैं कि आपने सेल्स वैल्यू के हिसाब से पोर्शन किया, तो सेल्स वैल्यू के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को अपोर्शन करना है। तो सेल्स वैल्यू कैसे आएगी, 2000 इंटू 54 ए की सेल्स आ गई, और 3000 इंटू 35 बी की सेल्स आ गई। इनकी रेशो ये बनती है। अब इस हिसाब से आप प्रोडक्शन एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को अपोर्शन करें। पहले किस में कर रहे थे, अब रेशो है 36/71, 35/71, पहले थी 2/5 और 3/5, बस वो माइनस कर देंगे और ये हम ऐड करके उसको पोर्शन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं, suggest 2 different bases which LT Limited could use to portion admin and distribution cost other than sales units and sales value। तो number of employees हो सकते हैं, एडमिन भी तो है ना, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस्ड हो सकते हैं, कोई भी बेस आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस लिख लें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिख लें, ठीक है जी। सेल्स कमीशन अगर दोनों को अगर दिया हुआ है तो वो लिख सकते हैं। The directors are also considering changing their pricing strategy so that a fixed markup on total cost is applied to both products. Advise the director whether or not a fixed markup on total cost should be applied. Justify your answer. Fixed markup का मतलब है कि वो एक fixed markup रखना चाह रहे हैं। अब कि पहले तो वो selling price थी ना, उससे माइनस करते थे, क्या होगा, सारी बात है कि fixed markup अगर आप रखेंगे तो मे बी आपके कस्टमर फ्यूचर में कम नहीं हो सकते, लेकिन you will be having a confirmed amount of profit because मार्केट के जरिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। confirmed amount of profit आपके पास आ जाएगा कि आप मार्केट रखते हैं